हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी रिवीजन सीरीज में प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो चैप्टर है भाई आप लोगों के एग्जाम में 8 मार्क्स सिक्योर करता है। अब 8 मार्क्स में कैसे पूछा जा सकता है चैप्टर, एक बार जरा वो देख लेते हैं। भाई हो सकता है कि इसमें 4 मार्क का एक केस स्टडी आ जाए, एक एक मार्क के 2 सवाल मिले और 2 मार्क का एक सवाल मिले। एक तो ये स्कीम है इसको पूछा जाने की। या फिर ऐसा हो सकता है कि केस स्टडी एग्जामिनर ना पूछे, 5 मार्क में एक सवाल हो, 1 मार्क में एक सवाल हो और 2 मार्क में एक सवाल हो। तो दो तरीके से ये पूछा जा सकता है। ठीक है कि नहीं? तो मतलब कहने का ये है कि 8 मार्क का चैप्टर है तो बड़ा सवाल तो बनना तय है। अब वो बड़ा सवाल 4 मार्क का केस स्टडी बन सकता है या फिर एक 5 मार्क का सवाल भी बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे ध्यान से सीखिएगा। तो थोड़ा होता क्या है, ये जो चैप्टर है बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? लोगों को समझ नहीं आता ठीक से। एक तो दिक्कत ये है कि बच्चों का 11th क्लास का बेसिक्स थोड़ा सा वीक है और थोड़ा सा इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल होता है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोशिश करेंगे भाई कोई भी चीज आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और ये चैप्टर हम इजीली कवर कर ले और 8 मार्क्स सिक्योर करें। तो भाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए भी मैं डेफिनेशंस वगैरह के अंदर नहीं जा रहा हूँ, डेफिनेशंस तो मोस्टली बच्चों को पता है। जो बातें नहीं पता मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ बेसिक बातें हैं पुरानी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे इसको हर बच्चा जानता है, इसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कैसे निकालते हैं? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्लासिकल अप्रोच है भाई प्रोबेबिलिटी। छोटी क्लासेस में जब प्रोबेबिलिटी सीखा होगा तो आप लोगों ने ऐसे ही निकाला होगा। कैसे निकालते हैं किसी भी इवेंट को? पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी कैसे निकलता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे, ऊपर आ जाएगा फेवरेबल, तो फेवरेबल बाय टोटल। अभी डिस्कस करेंगे इसको। नंबर 2, आप लोगों ने सीखा होगा पी नॉट ई। पी नॉट ई से पहले एक सेकंड रुकिए, आप लोग ऐसे समझिए, ये बात आप लोगों को पता है भाई, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसी के बीच में लाई करती है। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं कि भाई किसी भी जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 0% और 100% के बीच में होती है। मतलब अगर कोई भी इवेंट होना है तो उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0% से 100% के बीच में। कोई इवेंट 0% हो, बहुत रेयर केस है, 100% हो चाहे बहुत रेयर केस है, बीच में ही वेरी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अभी आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे तो जो भी बच्चा बोर्ड एग्जाम में बैठेगा उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ मार्क्स तो आएगा। तो जितने भी परसेंटेज मार्क्स आएंगे वो 0% और 100% के बीच में ही लाई करते होंगे। किसी बच्चे के 0% मार्क्स आ जाए ये भी बड़ा रेयर है, किसी बच्चे के 100% मार्क्स आ जाए ये भी बड़ा रेयर है, बीच में ही लाई करते हैं। देखिएगा इंटरेस्टिंग है। एक और चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहला नोट आप लोगों के लिए कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। मतलब एक इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब जो चीज होना पॉसिबल ही ना हो, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 0। दैट इज, उसको लिखा जाता है P5। इम्पॉसिबल इवेंट को हम फाइ से डिनोट कर लेते हैं। सो P5 इज 0। अब इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट जो होना पॉसिबल ही ना हो। जैसे संडे को मंडे हो जाए, मंडे को ट्यूसडे हो जाए, इम्पॉसिबल है ना। जैसे एक डाई फेंकी, डाई पे 7 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। डाई फेंकी, डाई पे 0 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक ऐसा इवेंट जो होना पॉसिबल ही ना हो, जिसका होना हो ही नहीं सकती जो चीज, तो वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो प्रोबेबिलिटी उस चीज की 0 रहेगी। इसी में एक दूसरा केस देखिए, बी पार्ट, probability of a sure event is 1। एक ऐसा इवेंट जो श्योर हो, 100% श्योर हो, जो होना ही होना है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? हमेशा 1। ये बात याद रखेंगे। उसके अलावा एक दो और जरूरी चीजें हैं, जरा वो देखिए। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। पहली चीज, एक सेकेंड, इसको सीखने से पहले जरा एक चीज ये देख लो, ये सभी लोग जानते ही हैं, पी नॉट ई निकालना सभी लोग जानते हैं। नॉट ई कैसे निकालते हैं? नॉट ई निकालते हैं हम 1 माइनस पी ई करके।
मतलब किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो कैसे करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से आप ई की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। अब जो नॉट ई है इसको लिखने के दो तरीके हैं, एग्जामिनर ऐसे ई पर ये डैश भी लगा देता है, इसे भी ई नॉट या नॉट ई पढ़ा जाता है, या कई बार एग्जामिनर ऐसे ई के ऊपर बार लगा देता है, इसे भी नॉट ई पढ़ा जाता है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, यहां से एक छोटी सी चीज और समझ जाइए, अगर मैं पी ई को लेफ्ट में लूं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज 1। इट मींस ई मतलब होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट ई मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी को मिला दोगे तो टोटल 100% मतलब 1 बन जाता है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बन जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि भाई सपोज कोई मैच होने वाला है, किसी मैच में किसी टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी 60% है, तो जीतने के चांसेस कितने हैं उसके 60%, तो हारने के कितने हो गए 40%, और आप दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा 100% मिलेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है पहले से। आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो यहां से बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सवाल बनते हैं, ये स्पेशल चीज है भाई, तो सीखने की कोशिश कीजिएगा। पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी नॉट ए, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको जानने से पहले एक और चीज जान लेते हैं। भाई ये सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ो। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसका फॉर्मूला है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। एक बात सुनिए, यूनियन को हम और भी बोलते हैं, इंटरसेक्शन को हम एंड भी बोलते हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहां से जो स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहला चीज, प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी। दूसरा, प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी। बात समझे? प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी, दूसरा प्रोबेबिलिटी नॉट ए और नॉट बी। तो देखिए निकालेंगे कैसे, याद कर लो, आया कैसे उसमें नहीं घुसना हमें, याद कर लो इसको। तो ध्यान से सुनना, ये दो नॉट है, तो जब भी ये दो नॉट होंगे तो आंसर हमेशा 1 माइनस करके आएगा। ये दो नॉट है तो आंसर हमेशा 1 माइनस करके आएगा। अब मेरी बात सुनिए, दो नॉट के बीच में क्या है? एंड। दो नॉट के बीच में क्या है? एंड। एंड मींस इंटरसेक्शन। दो नॉट के बीच में इंटरसेक्शन है तो आप यूनियन को माइनस करो, उल्टा। और ये दो नॉट के बीच में क्या है? और मींस यूनियन। अगर दो नॉट के बीच में यूनियन है तो आप फिर इंटरसेक्शन को माइनस करो, उल्टा चलता है, ठीक है कि नहीं? याद रखना, दो नॉट के बीच में एंड है तो 1 में से यूनियन माइनस होगा, दो नॉट के बीच में और है तो 1 में से इंटरसेक्शन माइनस होगा। अब एग्जामिनर इसको ना एक तरीके से और लिख के दे सकता है, पी नॉट ए एंड नॉट बी। इसका तरीका ऐसा भी है, ए पे डैश लगा दे, दोनों का मतलब सेम है। देखिए ना, ए डैश को बोलते हैं नॉट ए, बी डैश को बोलते हैं नॉट बी, और इंटरसेक्शन को बोलते हैं एंड। अब जरूरी थोड़ी है वो डैश लिख के दे, वो बार भी तो लिख के दे सकता है, तो इसको लिख सकते हैं ना पी ए बार यूनियन बी बार। तो नोटेशन से नहीं घबराना, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया। एक चीज और है, वो भी सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, ये तो बहुत स्पेशल है, ट्रेंड में आजकल। एग्जामिनर पूछता है प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी। बहुत आता है, ए बट नॉट बी। इसको पूछने का एक और तरीका है, पी ए माइनस बी। इसको पूछने का एक और तरीका है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ये सारी चीजें सेम है और इन सब का एक नाम है प्रोबेबिलिटी ओनली ए। तो ये सारी चीजें ओनली ए का मतलब है। अब ओनली ए का मतलब क्या है, पहले मेरी बात सुनिए। जैसे कोई मुझसे पूछता है कि सर चाय लोगे या कॉफी, तो मैंने बोला चाय, इट मींस कॉफी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी मैंने। तो यहां मैंने क्या लिखा है, ओनली ए का मतलब, मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, ए और बी। कोई कहता है कि ए चाहिए या बी, तो मैंने कहा ओनली ए। तो ओनली ए का मतलब क्या हो गया, ए बट नॉट बी। ए माइनस बी का मतलब भी ए बट नॉट बी है। ए इंटरसेक्शन बी नॉट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी ए बट नॉट बी है। मतलब इन सब का मतलब क्या है, ओनली ए। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? दिस इज ओनली ए। एंड हाउ टू फाइंड ओनली ए, इसको निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं। आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो जो चाहिए वो रखो,
और माइनस कर दो इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ओनली ए कह लो, ए बट नॉट बी कह लो, ए माइनस बी कह लो, या ए इंटरसेक्शन बी नॉट कह लो, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ इसे क्या बोलेंगे। चौथी चीज यहां लिख देता हूं, बी बट नॉट ए, इसको बोलेंगे ओनली बी। अगर ओनली ए निकलता है, ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो ओनली बी कैसे निकलेगा, आप बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसको ओनली बी बोल सकते हैं, बी बट नॉट ए बोल सकते हैं, बी माइनस ए बोल सकते हैं, या फिर एक नाम और हो सकता है ना इसका, बी इंटरसेक्शन ए नॉट। ये सारों का मतलब क्या हुआ, ओनली बी। और ओनली बी कैसे फाइंड होता है, बी में से आप इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। ये सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, जब हम इनको करेंगे आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, एक बार पीछे आके इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक बार ये डेफिनेशन दोबारा से समझ लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा भाई जरा ध्यान से। सुनिएगा भाई, तो आप लोगों को जो पता है प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, फेवरेबल बाय टोटल, एक बार आपके नजरिए से दिखा देता हूं, फिर मैं एक बार मेरे नजरिए से दिखा देता हूं कि मैं सिखाना क्या चाहता हूं, एंड देन फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो देखिए जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मान लो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो आप लोगों से अगर कोई कहे कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी दे दो एक रेड बॉल की, तो आप क्या करते थे भाई, टोटल बॉल्स कितनी है 9, वो तो रखी आपने नीचे, और इसमें रेड कितनी है 4, वो रख दी आपने ऊपर। तो 4/9 आपका एक रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी आ गया। अब एक बार मेरे नजरिए से देख लीजिए, मेरा नजरिया कुछ अलग और कुछ खास तो नहीं है, बट काम आएगा। सुनिए, मैंने क्या कहा, मुझे इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल तो रखिए नीचे, टोटल में से जो ई को फेवर कर रहा है वो ऊपर, टोटल में से जो ई के फेवर में है वो ऊपर। मींस जैसे मुझे यहां पे एक रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो रखी मैंने 9 नीचे। अब टोटल बॉल्स है 9 और उसमें से रेड को कितनी बॉल्स फेवर कर रही हैं 4, तो वो 4 रख दिया मैंने ऊपर, सेम है। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो कोई इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें दो पार्टीज है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, पी और क्यू। मान लो पार्टी क्यू 60% वोट से जीत गई, तो मतलब पार्टी क्यू को कितने परसेंट वोट मिले, 60%। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं तो 60/100 हो गया। तो नीचे टोटल वोट्स आ गए, तो टोटल वोट्स कितने थे 100, उसमें पार्टी क्यू के फेवर में कितने गए 60, तो फेवरेबल का मतलब ये हुआ। ठीक है कि नहीं? जैसे एग्जांपल के तौर पे दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, और क्लास में टोटल बच्चे हैं 30, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, और ये दो बच्चे हैं ए और बी, उन्हीं 30 में इनको मॉनिटर के पद के लिए खड़ा होना है कि भी मॉनिटर किसको बनाए, किस बच्चे को मॉनिटर बनाए। तो क्लास में वोटिंग करा लेते हैं भाई, ए के लिए 18 बच्चों ने हैंड रेस कर दिया कि भाई ए को बनाओ, तो ए के फेवर में कितने वोट गए 18, तो ऐसे कहेंगे ना भाई ए के फेवर में ज्यादा लोग हैं, तो ए के मॉनिटर बनने की प्रोबेबिलिटी होगी 18/30 की। भाई टोटल बच्चे थे 30 जिसमें ए के फेवर में हो गए 18, तो ये काम आएगा आगे फ्यूचर में। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 13 है हमारा, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है एक बार जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। कोई प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, तो एक तो पहली एक्सरसाइज है 13.1 जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, जो कि हम आज खत्म करने वाले हैं। 13.2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, 13.3 ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, एंड लास्टली जिन लोगों के पास नया वाला वर्जन है, नई किताब है, उनमें ये वाली एक्सरसाइज दी नहीं हुई है बट सिलेबस के अंदर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप लोग रैंडम वेरिएबल भी बोल लेते हो, बोलते रहो जो बोलना है, क्या ही फर्क पड़ता है। मीन वगैरह वाला टॉपिक भी इसी के अंदर है। तो ये सारा पोर्शन हमें पढ़ना है भाई, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और कोशिश करेंगे कि खत्म ही कर देंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको अपना मैप बता दूं, पहले हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, एंड देन लास्ट में फिर हम ये करेंगे। तो देखिए आप लोगों ने स्कूल्स वगैरह में भी देखा होगा कि आप लोगों का केस स्टडी, बड़े सवाल
इस टॉपिक से मिल रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम से। तो बाकी मिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, सब देख लेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मजा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। टॉपिक का नाम है 13.1 है हमारा, ये टॉपिक का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। भाई देखो नाम से पता लग रहा है कि कोई कंडीशन वंडीशन इसके अंदर होने वाली है। चलिए देखते हैं एक बार। तो इसको ना इसके सीधे फॉर्मूले से ही समझते हैं। तो ऐसे लिखा जाता है, ये स्ट्रेट डंडा है बिल्कुल, ठीक है कि नहीं, स्ट्रेट डंडा एकदम, ठीक है। अब इसका मीनिंग बता रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है। इसको पी ए बाय बी हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल देंगे, बट दिस इज नॉट पी ए बाय बी। इसका मीनिंग बता रहा हूं। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी आगे लिखा है आप उसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, आप ए का प्रोबेबिलिटी चाहते हो जब बी हो चुका है। अब यहां पर है क्या, बेसिकली दो तरह के इवेंट है। जैसे मान लो एक है मुझे खाना खाना है और कोई दूसरा इवेंट है कि मुझे स्कूल जाना है। तो दो इवेंट होंगे आपके पास। जैसे यहां मैंने दो इवेंट लिए कि मुझे खाना खाना है और मुझे स्कूल जाना है। सपोज खाना मैं खा चुका हूं, तो अब मैं किसकी बात करूंगा, स्कूल जाने की। तो हो क्या रहा है, दो इवेंट होंगे, दो में से एक हो चुका होगा, कि बता देगा कि ये चीज हो चुकी है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो इसको क्या पढ़ेंगे, जो इवेंट आगे लिखा है उसकी आप प्रोबेबिलिटी चाहते हो, जो इवेंट पीछे लिखा है वो अकर हो चुका है, मतलब वो चीज हो चुकी है। तो आपसे बोलेगा ए का प्रोबेबिलिटी निकालो जब भी हो चुका है। समझ गए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया पी बाय एफ, तो क्या मतलब है इसका, आप ई की प्रोबेबिलिटी चाहते हो जब एफ आपका हो चुका है, एफ इज अकर्ड ऑलरेडी, ठीक है कि नहीं। तो ये मतलब है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए का प्रोबेबिलिटी जब भी हो चुका है। एक तो ये पढ़ सकते हैं इसको, और हम क्या पढ़ा करेंगे इसको, मेरा फेवरेट क्या है, ए बाय बी का मतलब हुआ मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, बी दिया हुआ है। जैसे मान लो वही बात कर लेते हैं कि ए मुझे खाना खाना है और बी मुझे स्कूल जाना है। तो अब मुझे गिवन है कि स्कूल चला गया बच्चा, तो मैं किसकी बात करूंगा, खाना खाने की। तो एक चीज गिवन होगी, दूसरे की बात करनी होगी। जैसे मान लो बता दें कि बच्चे ने खाना खा लिया है, तो ये गिवन हो गया ना, तो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी मांगेगा, स्कूल जाने की। तो कुछ इस तरीके का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। तो जो पीछे है वो हो चुका है, जो आगे है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसको आप ये भी पढ़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ए का प्रोबेबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। अब ये निकाला कैसे जाता है जरा वो सीखिए। इसे निकालते हैं ऐसे, ए का प्रोबेबिलिटी जब बी गिवन हो तो कैसे निकलेगा, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और इसको डिवाइड कर दो आप बी की प्रोबेबिलिटी से। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे किसका प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला है इस चैप्टर का। और इस फॉर्मूले पे एक कंडीशन भी तो है, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी बी जीरो नहीं होना चाहिए। सोचो ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीरो हो गया तो अनर्थ हो जाएगा ना, नीचे जीरो मतलब प्रोबेबिलिटी इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी कैसे निकालते हैं। ए बाय बी का मतलब ए का प्रोबेबिलिटी जब बी गिवन हो, कैसे निकलेगा, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे बी की प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपसे मांगे प्रोबेबिलिटी एच बाय जी, तो कैसे निकलेगा ये, ऊपर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी, जी की, जो इवेंट गिवन है उसकी, और गिवन वाला पीछे होता है, ऐसे पहचाना जाता है। चलिए इस पे एक दो सवाल करते हैं, फिर एक दो चीजें बताते हैं आपको। ये आपकी 13.1 एक्सरसाइज है, फटाफट से वाइंड अप करेंगे, जल्दी जल्दी तेज तेज काम करेंगे। आइए देखिए एक चीज और दिखा देते हैं। ये ए यूनियन बी, ये सब फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दिखा दिए, एक बार नजर भर के देख लीजिए। देखिए भाई पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। गिवन दैट इवेंट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट ई का प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ठीक है, एफ का प्रोबेबिलिटी 0.3 है और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो कहता है ई बाय एफ निकालो, मतलब ई का प्रोबेबिलिटी जब एफ गिवन है, और इसमें कहता है एफ बाय ई निकालो, एफ का प्रोबेबिलिटी जब ई गिवन है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। जो जो गिवन है वो लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 को लिख लिया मैंने 6/10, काटने की जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3,
0.3 लिखा मैंने 3/10। एक और चीज दे रखी है E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F इज 0.2, 0.2 का मतलब 2/10। तो पहला पार्ट, इसमें मुझे E का प्रोबेबिलिटी चाहिए जब F गिवन हो, यही मांग रहा है ना भाई। तो फॉर्मूला लगाइए, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन जो गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। इंटरसेक्शन कितना है भाई दोनों का, 2/10, और F की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। कैंसिल कर दिया 10 से 10, आंसर इज 2/3। सेकेंड पार्ट देख लो, मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज गिवन। डेफिनेशन पे ऐसे ही काम करना है, पढ़ना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज गिवन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E इज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो तरीका क्या है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन। अब कोई बच्चा कहेगा सर F आगे है और E पीछे है, तो बेटा ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। E इंटरसेक्शन F कह लो या F इंटरसेक्शन E कह लो, बोथ आर सेम, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। डिवाइडेड बाय जो गिवन है, गिवन कौन है यहाँ पे, E, तो E के प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 2/10 है और E का प्रोबेबिलिटी 6/10 है। 10 से 10 गया, 2/6, मतलब आंसर इज 1/3। तो इस तरीके से निकाल दिया पहला क्वेश्चन। सेकंड में करा नहीं रहा हूं, करते रहिएगा घर बैठ के। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन। A का प्रोबेबिलिटी निकालना है जब B गिवन हो। फॉर्मूला क्या, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे B का प्रोबेबिलिटी। तो चेक करिए, B का प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है और इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है, आराम से कर लोगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। A का प्रोबेबिलिटी 0.8 है, B का प्रोबेबिलिटी 0.5 है और B/A दिया हुआ है आपको 0.4। तो ये 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, A का प्रोबेबिलिटी 0.8 मतलब 8/10, B का प्रोबेबिलिटी 0.5, 0.5 मतलब 5/10, और एक बात और कही हुई है, B/A 0.4 है, 0.4 मीन्स 4/10। पहला पार्ट आपसे कहता है A इंटरसेक्शन B बता दो, हमें निकाल देंगे, कोई बात नहीं, वो यहां से निकल जाएगा। तो मुझे क्या गिवन है, PB/A कितना गिवन है भाई, 4/10। इसका फॉर्मूला पता है मुझे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे A का प्रोबेबिलिटी। राइट साइड में लिखा है 4/10, A के प्रोबेबिलिटी को क्रॉस कर दीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 4/10 इंटू A का प्रोबेबिलिटी, A का प्रोबेबिलिटी 8/10 है, तो 32/100 हो गया, इट मीन 0.32। ये आपका P A इंटरसेक्शन B आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, PA/B। इसका तो फॉर्मूला पता है आप लोगों को, अरे PA/B का फॉर्मूला पता है ना भाई हमें, तो फॉर्मूला लगाइएगा, करते रहिएगा घर बैठ के। ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे B का प्रोबेबिलिटी कर लीजिएगा। हाँ जी, लास्ट पार्ट क्या है, PA/B। इसका भी फॉर्मूला पता है आप लोगों को, आइए करे दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, A का गिवन था, B का गिवन था, इंटरसेक्शन आपने निकाल लिया और हो गया काम। तो इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 4th देखिए आप फटाफट से। आइए 4th क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4th? कहता है इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। थोड़ा दिमाग लगा लो, यही मंथन कर लो। A यूनियन B निकालना है, तो A यूनियन B के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, PA चाहिए, PB चाहिए और इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, PA और PB के लिए ये कंडीशन दी हुई है और एक ये दिया हुआ है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। गिवन क्या है आपको, 2 टाइम्स PA is same as PB is same as 5/13। तो 2PA को 5/13 से इक्वेट करो तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, सो PA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/26, एंड PB का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5/13। एक बार 2PA को इससे इक्वेट करो और एक बार PB को इससे इक्वेट करो, करते रहिएगा आप लोग। अच्छा, एक चीज और दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज गिवन, ये दिया हुआ है आपको 2/5। लेफ्ट वाले का तो मुझे फॉर्मूला पता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PB इज 2/5। यहां देखिए इंटरसेक्शन निकल जाएगा, PB क्रॉस करा दो, सो PA इंटरसेक्शन B इज, राइट साइड में लिखा हुआ है 2/5 इंटू PB। PB का प्रोबेबिलिटी है आपका 5/13, 5 से 5 गया
तो इंटरसेक्शन आ गया आपका 2/13। अब सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। सारी चीजें मिल तो गई आपको, फॉर्मूले में डालिए, काम हो जाएगा, कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना आप। सुनिए जरा, PA PB और यूनियन दे दिया है, तो यूनियन वाले फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकाल लेना और बाद में ये वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आप आराम से टैकल कर सकते हो, कर लीजिएगा घर से। ठीक है भाई, पांचों के पांचों क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कभी एक बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं। चलिए, एक छोटी सी चीज, हालांकि बतानी तो नहीं चाहिए बट स्टिल बता देते हैं। सैंपल स्पेसेस दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम बात करते हैं किसकी, कॉइन्स की, तो कॉइन्स के केसेस में 2 का पावर n आउटकम्स होते हैं टोटल। 2 का पावर n मतलब यहां पे n है नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स कह लो या जितनी बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं वो कह लो। जैसे मान लो आपने एक कॉइन टॉस किया, तो दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर इट इज अ हेड और अ टेल। 2 का पावर 1 आउटकम हो गए ना। अगर आपने एक कॉइन फेंका तो 2 का पावर 1 मतलब 2 आउटकम। अगर आपने 2 कॉइन्स फेंके तो 2 का पावर 2 मतलब 4 आउटकम्स। क्या बनेंगे भाई वो? भाई दोनों हेड हो सकते हैं, पहले हेड बाद में टेल, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। मान लीजिए आपने 3 कॉइन्स फेंके तो 2 का पावर 3 मतलब 8 आउटकम्स बनेंगे। और 8 आउटकम्स कैसे बनेंगे, टेक्निक बता देते हैं। 3 बार हेड लिखो, 3 बार टेल लिखो, हो सकता है ना भी ऐसा, तीनों पे हेड तीनों पे टेल। अब यहां से टेल लगाना शुरू करो, HHT, टेल अंदर लेकर आओ, HTH, टेल बाहर लेकर आओ, THH। सिमिलरली यहां से हेड लगाना शुरू करो, TTH, THT और लास्टली HTT। तो 8 बन गए। इसके बाद 4 का भी होता है बट उस तक जाने की जरूरत नहीं है, वो हम वैसे डील कर लेंगे। तो 3 तक के सैंपल स्पेस आप लोगों को मेमोराइज होने चाहिए, बिल्कुल विजुअलाइज होना चाहिए कि बिना सैंपल स्पेस बनाए भी आप काम कर सको। उसके अलावा हम बात करें अगर डाइज की, तो डाइज में 6 का पावर n आउटकम्स होते हैं। यहाँ पे n अगेन नंबर ऑफ डाइज हो जाता है, या जितनी बार डाई को फेंक रहे हैं वो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक डाई फेंकी मैंने तो 6 का पावर 1 मतलब 6 आउटकम बने, मींस इधर इट इज 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप 2 डाइज फेंकते हो तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 आउटकम्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, 10th में खूब बनाया है आपने। 1 1 से शुरू होगा 1 6 तक, इधर 6 1 से लेकर 6 6 तक। आप अच्छे से जानते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। अगर मान लो कल को कोई 3 डाइस फेंके तो कितने आउटकम्स आएंगे, 6 का पावर 3 मतलब 216। अब 216 बनाना तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है बट अंदाजा तो पता है ना भाई, 1 1 1 से कहीं शुरू होगा और लास्ट में कहीं 6 6 6 पर खत्म हो जाएगा। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 के जस्ट ऊपर ना एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के जस्ट ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, डिटरमाइन PE by F इन एक्सरसाइज 6 to 9। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको क्या डिटरमाइन करना है, E का प्रोबेबिलिटी जब F गिवन है। मतलब E का प्रोबेबिलिटी निकालना है और F आपको गिवन है। तो ये सब हमें बता रखा है उसने, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा, एक आधा पार्ट करा देते हैं इसके अंदर, सो दैट की हो जाए। याद रखना 6 से 9 में ये कैलकुलेट करना है, E का प्रोबेबिलिटी जब F गिवन है। ठीक है, पढ़िए। कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का 3 बार टॉस हुआ। ठीक है, सैंपल स्पेस बना लो फिर, मतलब वो आउटकम्स लिख लो। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं 3 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं। तो HHH TTT आप लोगों को बताया था अभी मैंने। इधर TTH THT एंड लास्टली HTT। पहला पार्ट कहता है कि E कहता है हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे हेड है और इवेंट F क्या है भाई, इवेंट F है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो इनको डिस्क्राइब कर लो जरा। दैट इज व्हाट इज इवेंट E, हेड ऑन थर्ड टॉस। मतलब वो वाले आप आउटकम्स लो जिसके थर्ड टॉस पे हेड है। ढूंढो कौन कौन है भाई,
मुझे तो दिख रहा है एच 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 है, एच टी एच है, टी एच एच है, और आपका टी टी एच है, टी टी एच है। इवेंट एफ ढूंढो। हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, फर्स्ट टू टॉसेस पे हेड कौन से, पहले ही दो वाले बन रहे हैं भाई। अच्छा, जब आपको ई का प्रोबेबिलिटी चाहिए एफ के रिस्पेक्ट में, तो इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा, इंटरसेक्शन निकालो भाई इनमें। सो व्हाट इज पी ई इंटरसेक्शन एफ, एक ही आ रहा है कॉमन, आप ढूंढ लो पी एच। अब मैं यहां निकाल दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी इसका। सो अपने को कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब जरा इंटरसेक्शन में देखो कितने आउटकम है, एक, और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। एफ में कितने आउटकम्स हैं, 2, टोटल आउटकम्स कितने थे, 8, तो ये हो गया आपका 2/8, 8 से 8 गया, तो आंसर इज 1/2। इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया। ऐसे आप सेकंड पार्ट करना, ऐसे आप थर्ड पार्ट करना। कोई पार्ट परेशान करे कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देंगे। ये कोई इतना परेशान करने वाली चीज है भी नहीं। आइए भाई, पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए फटाफट फटाफट, और हर क्वेश्चन में याद रखना यही कैलकुलेट करना है। कहते 2 कॉइन टॉस किए। अच्छा, 2 कॉइन टॉस किए तो भाई सैंपल स्पेस ऐसा बना, एच 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 टी टी एच टी टी, दिस इज माई सैंपल स्पेस। ठीक है, मैं पहला पार्ट नहीं कर रहा हूं, दूसरा पार्ट कर रहा हूं इसका। इवेंट ई कहता है नो टेल अपीयर्स, तो मैं सीधा इवेंट ई को डिस्क्राइब ही कर लो। नो टेल अपीयर्स का मतलब एच एच। इवेंट एफ कहता है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स का मतलब टी टी। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इनका इंटरसेक्शन भी चाहिए होगा। सो ई इंटरसेक्शन एफ। अब जरा ई और एफ में कॉमन देखो कुछ, मुझे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। सो विच इज 5। तो आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, मुझे फाइंड करना है ई का प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज गिवन। फॉर्मूला लिखो, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। बात ही खत्म हो गई। इंटरसेक्शन 5 है, 5 एक इंपॉसिबल इवेंट है, मैंने बताया था। 5 का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ऊपर 0 नीचे जो मर्जी हो, आंसर 0 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार एकदम, हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पढ़िए, ये है 3 डाई वाला सवाल, इसे पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम में आने लायक है, छोटा सवाल है, 2 मार्क में आ सकता है। पढ़िए, कहता है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार फेंक रहे हैं। तो आपको पता है सैंपल स्पेस बनाना तो पॉसिबल नहीं है 3 डाइस के लिए, क्योंकि 216 आउटकम्स बनते हैं, बनाना पॉसिबल नहीं है। कोई बात नहीं, लिख दो, एग्जामिनर को बता दो। द सैंपल स्पेस हैज 216 आउटकम्स, कि सैंपल स्पेस के पास 216 आउटकम्स होंगी। पता लग गया मुझे, कोई बात नहीं, इतने का इससे काम हो जाएगा। चलिए, इवेंट ई क्या कह रहा है, 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो अब इवेंट ई आप लिख देना, इवेंट ई पहले 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, इवेंट एफ लिख देना। तो मैं सीधा इवेंट ई को डिस्क्राइब कर रहा हूं। ऐसे आउटकम्स लेने हैं जिनके थर्ड टॉस पे 4 हो, मतलब हमें थर्ड टॉस पे 4 चाहिए। तो कुछ ऐसा आया ना, 114 हो सकता है, 124 हो सकता है, चलता जाएगा, तो बहुत सारे होंगे भाई, बट ये कंफर्म है कि लास्ट होगा 664, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। आइए अगला पढ़िए, इवेंट एफ। व्हाट इज इवेंट एफ, 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। मतलब पहले 2 टॉसेस पे, पहले पे 6 होना चाहिए, दूसरे पे 5 होना चाहिए। 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले टॉस पे 6, दूसरे पे 5, तो तीसरे पे 1 हो सकता है, तीसरे पे 2 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है। बच्चे कॉमन ढूंढने में परेशान हो जाते हैं, कॉमन हमेशा छोटे वाले सेट में से ढूंढो, जल्दी निकल जाता है। अब भाई ये छोटा सेट है क्योंकि इसमें 6 आउटकम है। अब ऊपर वाला जो सेट है उसके अंदर कैसे आउटकम्स है, लास्ट स्पॉट पे 4 आ रहा है, तो देख लो इसमें किसमें लास्ट स्पॉट पे 4 आ रहा है। एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन आ रहा है दोनों में, चेक कर लो, इसके अलावा कोई दूसरी चीज कॉमन ही नहीं आएगी। तो मुझे कॉमन मिल गया 6, 5, 4, वेरीफाई कर लेना। तो देयरफॉर मुझे फाइंड करना है ई का प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज गिवन। तो क्या तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने आउटकम है, 1, टोटल थे 216। एफ में कितने आउटकम है, 6,
टोटल थे 216, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 1/6। इस तरीके से कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। कहता है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। मदर है, फादर है और सन है, 3 बंदे हैं, ये एक फैमिली पिक्चर के लिए लाइन अप हुए हैं। तो इवेंट ई डिस्क्राइब करा है उसने कि सन ऑन वन एंड, मतलब सन एक किनारे पे है और फादर इन मिडल, फादर मिडल में है, ठीक है। और आपको कैलकुलेट वही करना है जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन 1 से 9 में सब में यही निकालना था, ई का प्रोबेबिलिटी जब एफ गिवन हो। तो अब भाई पहली बात तो ये सोचना, थोड़ा सा विजुअलाइज करना, हालांकि यहाँ पे परम्यूटेशन लगती है बट बिना परम्यूटेशन के भी बच्चा सोच सकता है। आप 3 बंदे फोटो खिंचा रहे हैं, कोई 3 बंदे, मदर है, फादर है, सन है, 3 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो कितनी फोटो खिंचा सकते हैं वो? अब खिंचाने को तो लाखों करोड़ों फोटो खींच जाएंगे ना, कि अभी मैं पापा की गोदी में बैठूंगा, मैं मम्मी की गोदी में बैठूंगा, अब मैं कंधे पे चढ़ूंगा, समझ रहे क्यों नहीं? मतलब मल्टीपल फोटोज हो सकती हैं, बट हमें मैं वो नहीं जानना चाह रहा आपसे। मैं जानना चाह रहा हूं जब 3 लोग फोटो खिंचाते हैं तो ऑर्डर वाइज कितनी फोटो हो सकती है। आइए देखते हैं। मदर है, फादर है, सन है, तो क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका मैं सैंपल स्पेस बना लेता हूं। किसी भी एक को लेके चलो, जैसे मैं सन को लेके चलता हूं। अब देखो सन, 3 लोग फोटो खिंचा रहे, सन फर्स्ट स्पॉट पे खड़ा हो सकता है, तो सन को फर्स्ट स्पॉट पे खड़ा करो। अब सन फर्स्ट स्पॉट पे 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, परफेक्ट है। सन को मिडल में लेके चलो, सन मिडल में 2 तरीके से हो सकता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब सन को लास्ट में लेके चलो, अब या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं है भाई। एक बंदे की पोजीशन फिक्स कर दो, बाकी 2 को चेंज करते रहो। भाई सन, 3 लोग फोटो खिंचा रहे हैं तो सन फर्स्ट स्पॉट पे हो सकता है। अगर सन फर्स्ट स्पॉट पे तो 2 ही तरीके हैं फर्स्ट स्पॉट पे होने के, ऐसे ऐसे। सन को मिडल में ले आओ, मिडल में होने के भी 2 ही तरीके लिखे हैं सामने। सन को लास्ट में ले जाओ, 2 ही तरीके हैं, हालांकि परम्यूटेशन से निकलता है, फैक्टोरियल वगैरह से, बट कोई परेशानी नहीं, ये छोटा डेटा है, आराम से मैनेज हो जाएगा। दिक्कत तब आती है जब 4 लोग फोटो खिंचा रहे होते, और इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों ही देंगे ये लोग। बट 4 वाला भी बनाया जा सकता है सोच सोच के। ठीक है भाई, आइए इवेंट ई डिस्क्राइब कीजिए। व्हाट इज इवेंट ई? इवेंट ई कहता है सन ऑन वन एंड, सन एक किनारे पे है। कौन सा किनारा ये तो नहीं बताया, तो दोनों पकड़ो, ये वाला भी और ये वाला भी। तो एस एम एफ, एस एफ एम, एफ एम एस, एम एफ एस। इवेंट एफ क्या है? फादर इन मिडल। इवेंट एफ को भी डिस्क्राइब करो, फादर इन मिडल, तो एस एफ एम हो सकता है या एम एफ एस हो सकता है। दोनों में कॉमन ढूंढो, मैंने कहा था छोटे वाले में ढूंढ लिया करो, ढूंढ लो ना कॉमन, ये रहा ना। अपने को कैलकुलेट करना है ई का प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज गिवन। तो तरीका क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में 2 आउटकम, सैंपल स्पेस में 6 थे, एफ में 2 आउटकम, सैंपल स्पेस में 6 थे, ये तो 1 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 1। बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है और हो सकता है। तो देखिए भाई, अभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 में तो उसने स्पेसिफाई कर दिया था कि आपको ई बाय एफ निकालना है, बट एग्जाम में नहीं बताता वो। एग्जाम में तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या निकालना है। तो वो भी क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा हमें। ये क्वेश्चन अभी करेंगे, 1 मिनट रुकिए। सबसे स्पेशल क्वेश्चन है इस किताब का, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड्स में, और केस स्टडी बन के भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है। बढ़िया सवाल है आपकी बुक का, 12वां, मतलब कहे वो सबसे बढ़िया सवाल इस एक्सरसाइज का यही है। पढ़िए भाई इस सवाल को आप लोग, एक बार आप लोग पढ़ लो, फिर मैं पढ़ता हूं उसको जल्दी जल्दी। आप सिर्फ इसको यहां तक पढ़ना, ये वाला पार्ट मत पढ़ना आप, ये मैं काट ही रहा हूं यहां से फिलहाल, ठीक है? आप यहां तक पढ़ो फिलहाल। पढ़ते हैं। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। मान लीजिए कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड है, उसके बराबर चांस है कि वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक बात है। आगे क्या कहता है? इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, तो पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस फैमिली में चिल्ड्रन होने की, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक से, सैंपल स्पेस लिखता हूं। अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो देखिए, दोनों बॉयज हो सकते हैं, दोनों बॉयज हो सकते हैं कि नहीं? पहले बॉय, एक काम कर लेते हैं, दोनों बॉयज हो सकते हैं
पहले बॉय बाद में गर्ल हो सकती है, पहले गर्ल बाद में बॉय हो सकता है, या फिर दोनों की दोनों गर्ल्स हो सकती है। ऐसे ही होगा भाई, एक फैमिली में दो बच्चे हैं तो यही पॉसिबिलिटी है, दोनों बॉयज, पहले बॉय बाद में गर्ल, पहले गर्ल बाद में बॉय, या फिर दोनों गर्ल्स। ठीक है, आगे चलिए। कहता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी निकलवाना चाहता है? बोथ आर गर्ल्स की। अच्छा, एक बार फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। पी ए बाय बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि बी मुझे गिवन होता है। तो जब भी क्वेश्चन मुझे पहचानना होता है, इवेंट बी को पहचानना मेन होता है। और इवेंट बी आप कैसे पहचानते हो? जो इवेंट आपका गिवन है वही इवेंट आपका बी होता है। तो यहां पे तो लिख के दे रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जरूरी नहीं है एग्जाम में कंडीशनल वर्ड यूज ही करे, बट कोई बात नहीं, लिख दिया तो अच्छी बात है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। आपको प्रोबेबिलिटी है बोथ आर गर्ल्स की, गिवन दैट का मतलब बी इवेंट के बारे में बताना चाह रहा है, तो गिवन दैट के लिए स्लैश मारिए यहां पे। गिवन दैट क्या कह रहा है? यंगेस्ट इज अ गर्ल। आपको बताना है गिवन क्या है? यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो मिल गया क्वेश्चन। आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है बोथ आर गर्ल्स की, गिवन क्या है? यंगेस्ट इज अ गर्ल। हो गया काम। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये आपको गिवन है। चलिए ठीक है, पहला पार्ट डन है। अब सोचिए, ये वाला पार्ट नहीं था, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। What is the conditional probability that both are girls? किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? बोथ आर गर्ल्स की। गिवन दैट, अब गिवन दैट क्या है? एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। तो मेरा इवेंट बी ये हो जाएगा, तो इवेंट बी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तो आइए जरा ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। तो तीन इवेंट लेट कर लेते हैं। लेट ई मैंने मान लिया बोथ आर गर्ल्स। एफ मान लीजिए, पहला पार्ट क्या था? यंगेस्ट इज अ गर्ल। और जी मत मानो, क्योंकि जी ऑलरेडी यहां यूज किया गया है, तो कुछ और मान लो। हालांकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप थोड़ा सा क्लैरिटी रखा करिए, इससे एग्जामिनर को यह पता लगेगा कि बच्चे को क्लैरिटी है। अगर आप जी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम जी ऑलरेडी यहां यूज कर रहे हैं अंदर, तो बाहर जी लेटर मत लिखो, आप एच लिख लो, क्या परेशानी है? तो एच मैंने मान लिया, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। ठीक है भाई। सो इन इवेंट्स को डिस्क्राइब कर लो। दैट इज, व्हाट इज इवेंट ई? बोथ आर गर्ल्स। तो बोथ आर गर्ल्स में तो जीजी आ गया। इवेंट एफ, यंगेस्ट इज अ गर्ल। यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब कि जो लड़की है वो छोटी होनी चाहिए। तो लड़की दो केसेस में छोटी है, एक तो इस वाले केस में और एक इस वाले केस में। भाई दो बहनें हैं, एक को छोटा होना पड़ेगा। और इवेंट एच के एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मतलब कम से कम एक लड़की, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो फैमिली में एक से ज्यादा कितनी लड़कियां हो सकती हैं? दो। तो ये तीनों आउटकम्स आएंगे। तो क्या आएगा? बी जी, जी बी एंड लास्टली बोथ गर्ल्स। ठीक है, अब दोनों पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में मुझे चाहिए बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। बोथ आर गर्ल्स मतलब मुझे ई की प्रोबेबिलिटी, जब एफ गिवन है तो मुझे दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा ना भाई। तो ई और एफ में क्या कॉमन है आप जरा देखिए, बोथ गर्ल्स कॉमन है। सो देयरफॉर अब मैं कैलकुलेट कर दूंगा ई का प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ इज गिवन। कैसे निकलेगा? ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे एफ की प्रोबेबिलिटी। अब इंटरसेक्शन में कितने आउटकम है? एक। टोटल कितने थे? चार, तो ये 1/4। एफ में कितने आउटकम्स है? दो। टोटल कितने थे? चार, तो ये 2/4। आंसर इज 1/2। ऐसी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपको ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब एच गिवन है। सो पहले आपको ई इंटरसेक्शन एच चाहिए होगा। ई और एच में कॉमन ढूंढो भाई। ई और एच में भी अगर आप कॉमन देखोगे तो बोथ गर्ल्स ही कॉमन है। सो जी जी कॉमन है। सो देयरफॉर आई हैव टू फाइंड ई का प्रोबेबिलिटी व्हेन एच इज गिवन। तो देखिए जरा, फॉर्मूला क्या बना? ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे एच का प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में एक आउटकम है, टोटल चार। एच में तीन आउटकम है, टोटल चार। तो आंसर आ गया आपका 1/3। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार, कई बार बोर्ड्स में आया हुआ, आराम से किया जा सकता है। और देखते हैं भाई, ये अभी आप करेंगे। चलिए एक बार जरा एक ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पे नजर डाल लेते हैं। पहले ये वाला पढ़ते हैं।
16 नंबर सवाल कहता है ए का प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी का प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ए बाई बी बताओ क्या होगा। वैसे तो बच्चों को देखते ही बता देना चाहिए क्या होगा, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी दिमाग लगा लो। इसका तो फॉर्मूला पता है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अरे बी का प्रोबेबिलिटी तो 0 है, जैसे ही नीचे 0 आया ये तो इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसका आंसर सी ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, आराम से कर सकते हैं। आइए 17 देखिए एक बार। कहता है कि ए और बी दो इवेंट है सच दैट ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी बी बाय ए के बराबर है, तो कौन सा ठीक होगा। सोच लीजिए पहले, एक आध मिनट लगा के कॉपी पेन चला लो या दिमाग चला लो, बताओ देखो सोचो क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका फॉर्मूला लगाइए। ये तो गया, ये इधर वो उधर, सो वी हैव पी ए बराबर पी बी, ये आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे महान होते हैं, उनकी महानता देखिए, वो पी से पी काट देंगे। भाई ये हरकत मत कर देना भाई, ये हरकत मत कर देना, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। पता है ना एग्जामिनर को कि बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। अब ये थोड़ी पी से पी थोड़ी कट जाएगा यार, ये सब हरकतें मत करना कभी पेपर में। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए बता देते हैं, 2 मिनट दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये मतलब थोड़ी हो गया कि अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो इवेंट भी सेम हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे मान लो एक सिक्के पे हेड आना हाफ प्रोबेबिलिटी, टेल आना हाफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी सेम है बट इवेंट थोड़ी सेम थे। कॉमन सेंस है, देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा। ये अभी 2023 दिल्ली रीजन में 1 मार्क में असर्शन रीजन आया। अब वही करेगा ना जिससे ढंग से आता है। अच्छा पहले रीजन पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये मुझे सिंप्लीफाइड सा लग रहा है। पढ़ो, लेट इवेंट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, एफ बाई ई की। एफ बाई ई की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे ई की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये तो एकदम एक्यूरेट है, रीजन इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला ठीक दिया भाई। ऊपर आ जाओ, असर्शन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के फेंक रहे हैं। आओ फटाफट सैंपल स्पेस बनाया मैंने जल्दी जल्दी। एच एच, ये तो मन में कर लेनी है काम, लिखने की भी जरूरत नहीं है इसको। आइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ऑफ में चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी चाहिए किसकी, 2 हेड्स की। इफ इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट का मतलब ये गिवन है, तो गिवन वाली चीज पीछे आएगी। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट 1 हेड इज कम्स अप, क्या गिवन है कि एटलीस्ट 1 हेड आया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है, देख लेते आएगी कि नहीं आएगी, तो असर्शन भी ट्रू हो जाएगा। तो इसे इवेंट ए मानो, इसे इवेंट बी मानो। इवेंट ए क्या हो गया मेरा, 2 हेड्स, तो 2 हेड के लिए तो एक ही आउटकम है। इवेंट बी क्या हो गया मेरा, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब एच एच, एच टी और टी एच। अब दोनों में कॉमन ढूंढ लो, दोनों में कॉमन तो एच एच आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऊपर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे बी की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में एक ही आउटकम है, टोटल 4 होंगे तो 1/4। बी में 3 आउटकम है, टोटल 4 है तो 3/4। कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/3, मतलब असर्शन इज ट्रू। असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। परफेक्ट तो है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी 2023 में आया था। अभी इसका इस क्वेश्चन को भी लेंगे भाई, ये 2020 का सवाल है, 1 मार्कर, इसको भी लेंगे। 2 एक सवाल रह गया आज की क्लास के लिए, पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा भाई मेरा, पूरा कंप्लीट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आज कराए उसे रिपीट करिए, जो बुक में से करा रहा हूं उसे भी करिए, एक बार ढंग से सारी चीजें गैदर कर लीजिए, फिर धीरे 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 जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, जहां जहां प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आती है, एक एक चीज को टारगेट करके ठीक कर देंगे। ठीक है कि नहीं, बहुत परेशानी आती है बच्चों को कि सर रिप्लेसमेंट में क्या करें, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत परेशानी खड़ी होती है। एक एक चीज को टैकल कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से करा रहे हैं आप मेरे साथ साथ चलते रहिए। आज जितना करा रहे हैं उसको कवर कर लीजिए, यहां से आपको कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने मैक्सिमम सवाल उठा लिए हैं। चलिए जरा इस सवाल पर आते हैं, थोड़ा सा बचा सेशन आज का, रुक जाइए जरा, ये सब डिस्कस करना है भाई हमें। ये क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक का 13.1 का 10th क्वेश्चन है। ये 13.1 का 10th क्वेश्चन है, इसमें से ये एक पार्ट बोर्ड्स में आ चुका है कभी 2018 में 2 मार्क का। पढ़िए जरा,
कहता है अ ब्लैक एंड अ रेड डाइज आर रोल्ड। कितनी डाई रोल कर रहे हो? 2। तो जब 2 डाई को रोल करते हो तो 36 आउटकम्स आते हैं, है ना भाई। बट यहाँ पे उसने दोनों के कलर बदल दिए, एक ब्लैक है और एक रेड है। जब जनरली मैं 2 डाई फेंकता हूं तो कुछ ऐसा होता है, 1-1 आता है, 1-2 आता है, 1-3, कुछ ऐसा चलता है ना भाई। तो अब यहाँ पे है क्या, हो तो यही रहा है, आउटकम्स तो 36 बनेंगे, लेकिन एक चीज रेड कलर में होगी और एक चीज ब्लैक कलर में होगी। ऐसे ही होगा ना भाई, 2 डाई फेंक रहे हैं। अब पहली रेड दूसरी ब्लैक हो सकती है, या फिर पहली ब्लैक दूसरी रेड। ये तो दो केस बन गए। तो क्या करें, तो आप फिक्स कर दो ना इस चीज को, आप एज्यूम कर लो। आइए, लेट फर्स्ट डाई बी रेड एंड सेकंड बी ब्लैक। हो गया कवर, फिक्स कर दिया आपने। अब आपने अगर अपने 1-3 लिखा है तो ये रेड कलर का गिरा है और ये ब्लैक कलर का गिरा है, ये आपने फिक्स कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपको पता है सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स बनेंगे, 36। बनाने की जरूरत नहीं है, अंदाजे से काम हो जाएगा ये। सो द सैंपल स्पेस हैज 36 आउटकम्स। तो सैंपल स्पेस पे कितने आउटकम्स होंगे, 36। आइए पहला पार्ट पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम, नाम भी लिख दिया कंडीशनल है, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए सम ग्रेटर देन 9 की। गिवन दैट वाली चीज तो पीछे आती है। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, कि ब्लैक डाई पे क्या आया है, 5 आया है। समझ गए कि नहीं? मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम ग्रेटर देन 9 मिले, गिवन क्या है कि ब्लैक डाई पे 5 आया है। तो इसको इवेंट ए मानो, इसको इवेंट बी मानो। तो आइए करते हैं जरा, लेट इवेंट ए सम ग्रेटर देन 9 और इवेंट बी 5 occurs on black die, that is इन इवेंट्स को डिस्क्राइब तो करो जरा। इवेंट ए सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो जब 2 डाई फेंकते हो तो मिनिमम सम कितना आता है, 2, और मैक्सिमम सम कितना आता है, 12। लास्ट नंबर 6 गिरेगा ना, तो मैक्सिमम सम कितना आता है, 12। तो सम ग्रेटर देन 9 चाहिए। तो सम ग्रेटर देन 9 में क्या क्या आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। बना दो आउटकम्स। पहले सम 10 क्या होगा, 6 4 4 6, एक तरीके से और 10 मिलता है, 5 5। आ जाओ, सम 11 मतलब 6 5 5 6। ऐसी सम 12 का मतलब 6 6। अंदाजे से हो गया काम यार, कोई परेशानी नहीं है। इवेंट बी पकड़ो। इवेंट बी कह रहा है वो कि ब्लैक डाई पे 5 आया है। अब ब्लैक है कौन सी, सेकंड नंबर वाली डाई ब्लैक है, मतलब सेकंड नंबर पे 5 गिरा है। तो पहले नंबर पे तो कुछ भी गिर सकता है, तो पहले नंबर पे 1 हो सकता है, तो ये 1 5 हो गया, 2 5 हो गया, 3 5, 4 5, 5 5 एंड लास्टली 6 5। परफेक्ट है भाई। दोनों में कॉमन ढूंढ लो। इन दोनों में कौन सा कॉमन आएगा, जिसके लास्ट पे 5 आ रहा हो। देखो भाई किसके लास्ट पे 5 आ रहा है, एक ये 5 5 है और एक 5 5 है, एक और होगा 6 5 और 6 5। बस हो गया काम खत्म भाई। इस वाले सेट में सारे एलिमेंट ऐसे हैं ना जिनके लास्ट पे 5 है, तो इसमें ढूंढ लो किसके लास्ट पे 5 है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। सो दोनों में 2 कॉमन आ गए, एक 5 5 आ गया और एक आपको 6 5 मिला। आइए निकाल देते हैं। So therefore probability of A when B is given, फॉर्मूला बनाइए, probability of A intersection B divided by probability of B। इंटरसेक्शन में 2 आउटकम है, टोटल 36 थे। सो 2/36। बी में कितने आउटकम्स हैं, 3 और 3 6 आउटकम्स हैं, टोटल 36 थे। 36 से 36 गया 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 आंसर आ गया। आसान है। अगला पढ़िए, अगला तो और भी आसान है भाई, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, सम 8। तो सम 8 बना लो यार, इवेंट ए मान लेना, सम 8 आना। गिवन दैट रेड डाई पे लेस देन 4 नंबर आया है। रेड डाई पे, रेड डाई कौन सी है, पहले वाली, मतलब पहली डाई पे 4 से छोटा नंबर आया है। मतलब पहली डाई पे 1 आ सकता है, पहली डाई पे 2 आ सकता है, पहली डाई पे 3 आ सकता है। तो 1 वाली पूरी लाइन, 2 वाली पूरी लाइन, 3 वाली पूरी लाइन, 18 केस आ जाएंगे बी में
और ए में वो कर लेना, आप आराम से कर लोगे, ना हो तो बताना। ठीक है भाई, ये ट्राई करना, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। ये फटाफट से 14 डिस्कस कर दो जल्दी से। देखिए गिवन दैट, अब गिवन दैट का मतलब इवेंट बी की तरफ इशारा कर रहा है। गिवन दैट टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट। ठीक है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइज इज 4, कि जो सम ऑफ नंबर है डाइज पे वो कितना आ जाए 4, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जब 2 डाई फेंकी तो सैंपल स्पेस पे कितने आउटकम्स होंगे? 36। लिख देना, सैंपल स्पेस है 36 आउटकम्स। सबसे पहले लेट ए, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? सम ऑफ नंबर्स इज 4। बी, नंबर अच्छे से लिखना, एनओएस मत लिखना, नंबर्स लिखना, नंबर्स ऑन डाइज आर डिफरेंट। चलिए डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, इधर सुनिए, बस ऐसे ही आइडिया दे रहा हूं, ये तो मन में होनी चाहिए सारी चीजें भाई। पहले इवेंट बी देखो, इवेंट बी कह रहा है ऐसे नंबर डिफरेंट आने चाहिए। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब ये कॉलम इवेंट बी में नहीं आएगा, मतलब 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा। मतलब इस डायगोनल को छोड़ के सारी चीजें इवेंट बी के पास होंगी। तो इवेंट बी पे 30 आउटकम्स होंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं, पता लग गया ना, इवेंट बी पे 30 आउटकम्स होंगे। अच्छा, इवेंट ए क्या कह रहा है? सम ऑफ नंबर्स इज 4। तो इवेंट ए को डिस्क्राइब कर लो मन में, सम 4 आना चाहिए। तो 4 1 3 से आ सकता है, 3 1 से आ सकता है, और 2 2 से आ सकता है। अब मुझे कॉमन देखना है दोनों में, कॉमन छोटे वाले में ढूंढो ना, छोटे वाले में ढूंढना है, मतलब ऐसा कि सम 4 आ रहा हो और नंबर डिफरेंट हो। ये देखो ना क्या कर रहा है, नंबर डिफरेंट है और सम 4 है, तो इसमें सारे सम 4 वाले हैं, बस वो उठा लो जिन पे नंबर डिफरेंट है। नंबर डिफरेंट सिर्फ इन दोनों पे है, तो ये मेरा इंटरसेक्शन आ जाएगा 1 3 और 3 1, क्योंकि भाई जो 2 2 है, 2 2 इवेंट बी के पास नहीं होगा। इवेंट बी के पास ऐसे आउटकम्स है जिन पे नंबर डिफरेंट है, तो इवेंट बी में ये नहीं होगा, बट ये डेफिनेटली होगा। तो हो गया काम, आपको बताना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन में कितने आउटकम्स है? 2, टोटल थे 36। बी में कितने आउटकम्स है भाई? 30, टोटल थे 36। तो 2 बाय 30 मतलब 1 बाय 15 आंसर आ गया। इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक वाला ट्राई करना, हो जाएगा आराम से, आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो बताइएगा, फिर डिस्कस करेंगे। मुझे भी 2 क्वेश्चन डिस्कस करने, ये बुक का क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने इसीलिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है आपका, बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, और हो सकता है कि कभी किसी ने, आप लोगों ने अपने किसी पेपर वेपर में देखा भी हो। बहुत लाजवाब सवाल है, मजेदार एकदम। आ जाओ। वो कहता है कि 10% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री आर रेड, मतलब 10% रेड कलर के बल्ब्स हैं। चलो, 2% रेड एंड डिफेक्टिव, 2% ऐसे हैं जो रेड भी हैं डिफेक्टिव भी हैं। ठीक है, आगे चलिए। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम, अगर एक बल्ब रैंडमली पिक कर लिया, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी बतानी है बल्ब के डिफेक्टिव होने की। इफ इट इज रेड, अगर वो रेड है, तो ये तो फिर गिवन कर दिया। देखो यहां उसने कंडीशनल का नाम इस्तेमाल नहीं करा, उसने बोला कि डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालिए अगर वो रेड है। तो ये बात उसने गिवन कर दी ना कि इट इज रेड, तो गिवन कर दी, तो मतलब गिवन वाला इवेंट तो मेरा पीछे जाएगा। तो आपसे डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और रेड आपको गिवन है, तो इसे ए बुलाओ, इसे बी बुलाओ। तो आ जाओ, लेट ए डिफेक्ट, बल्ब इज डिफेक्टिव, पूरा लिखना। इवेंट बी, बल्ब इज रेड। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस थोड़ी बनेगा, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसने। ये तो आपको खुद पता होना चाहिए सैंपल स्पेस कहाँ बनाना है कहाँ नहीं बनाना। बाकी फिर भी और डिस्कस करेंगे इस बारे में। पी मींस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब ऐसी चीज जो ए भी हो और बी भी हो। ए का मतलब डिफेक्टिव भी हो और रेड भी हो। तो बता तो रहा 2% है, तो ऊपर आ गया 2%। नीचे बी का प्रोबेबिलिटी, बी मतलब रेड, रेड बल्ब बता दी 10%, तो 2/10 मतलब 1/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 2020 बोर्ड्स में 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़िए।
अ कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता पिक कर लिया, ठीक है, आगे चलो। गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन, ये गिवन है, तो गिवन है तो बस यहीं से हिंट मिल जाती है कि कुछ ना कुछ ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला होने वाला है। गिवन क्या है कि जो पिक्ड कार्ड क्वीन है, तो गिवन वाला इवेंट तो मैं यहां लिखता हूं, तो ये मेरा क्वीन है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये स्पेड हो, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसके स्पेड होने की। तो आइए देखिए, सोल्यूशन गोज लाइक दिस। ए मानो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अ स्पेड कार्ड। बी मानो अ क्वीन कार्ड। सो अब इसके सैंपल्स पे थोड़ी बना पाओगे, तो अंदाजे से लिख लेना है सारा कुछ। सो पी ए बाय बी निकालना है। व्हाट इज पी ए बाय बी? ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे बी का प्रोबेबिलिटी। पहले इंटरसेक्शन की बात करो। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसी चीज जो स्पेड भी हो और क्वीन भी हो। स्पेड और क्वीन आपको सब पता है, और वैसे चेक करा देते हैं। स्पेड कितने होते हैं, एक एक के नजर से दिखा देते हैं। स्पेड होते हैं 13। एक सेकंड रुकिए भाई, थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब हो रहा है सॉफ्टवेयर। हाँ ठीक है, स्पेड होते हैं 13। तो हर कलर स्पेड में हर एक पत्ता एक एक बार होगा ना, एक एस होगा, एक 2 नंबर का। ऐसी क्वीन कितनी होगी, एक। या फिर क्वीन की बात कर लो, क्वीन होती है टोटल 4। 2 क्वीन होंगी रेड, 2 ही क्वीन होंगी ब्लैक। 2 क्वीन में जो 2 रेड होंगी वो एक हार्ट की है, एक डायमंड की है। जो 2 ब्लैक हैं, एक स्पेड की है और एक क्लब की है। तो हम एक ऐसा पत्ता चाहिए जो स्पेड भी हो और क्वीन भी हो। तो आप नोटिस कर लो वो एक ही पत्ता होगा, तो ये हो जाएगा 1/52। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब क्वीन कार्ड। क्वीन कार्ड होते हैं 4, तो 4/52। 52 से 52 गया, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई इस सवाल के साथ हमारा पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म होता है, 13.1 खत्म होता है। 1-2 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर के भी लिए और मैंने कुछ आपको PYQs भी दिखाए। तो बढ़िया है, इस लेक्चर को ढंग से देखिए। इसमें थोड़ा समय लगाया है क्योंकि कुछ बेसिक बातें भी बताई हैं, और इस चैप्टर को यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही आधार बना के हम आगे की चीजें करेंगे। बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सही से जुड़े रहेंगे तो मजा आ जाएगा। तो जितना कवर कराया है अगले सेशन तक, मोस्ट प्रॉब्ली कल मिल जाए आप लोगों को, तो अगले सेशन तक आप लोगों का ये कवर होगा, तो फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अभी के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।